नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे तीसरी लहर की दस्तक की। क्या तीसरी लहर आ गई है? देश में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का डबल अटैक हो रहा है। ओमिक्रॉन के मामले अब तक 3000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन 27 राज्यों में फैल चुका है। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमित 1203 लोग ठीक हो चुके हैं। इस वेरिएंट से देश में अब तक 2 मौतों की पुष्टि भी हो चुकी है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 876 मामले महाराष्ट्र में मिले हैं, जबकि 381 लोग रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो कुल मामले 513, राजस्थान में कुल मामले 291 हैं। अगर कोरोना की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 1,41,946 नए मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते पहले तक जो केस 22,000 के आसपास थे, वो महज एक हफ्ते में 5 गुना से ज्यादा बढ़कर 1 लाख के पार हो गए हैं। दैनिक पॉजिटिविटी रेट में भी काफी इजाफा हुआ है और ये 9.28% तक पहुंच गए हैं। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 5.66% पहुंच गया है। चेन्नई के 3 बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 50 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। उत्तरी चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज में ऊटी और कुर्ग की यात्रा पर गए कम से कम 30 मेडिकल छात्रों को कोरोना वायरस परीक्षण में संक्रमित पाया गया है। इसी कॉलेज कैंपस में 2 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और 7 नर्स समेत 14 अन्य स्टाफ सदस्य भी संक्रमित हुए हैं। सबसे बुरा हाल पश्चिम बंगाल का है। कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है। महानगर में संक्रमण दर बढ़कर 53.1% हो गई है। चिकित्सकों और विशेषज्ञों का कहना है कि कोलकाता में ज्यादा मरीज मिलने की वजह बेकाबू भीड़ मुख्य है। महानगर में भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। हाल में हुए कोलकाता नगर निगम के चुनाव, क्रिसमस और नए साल के जश्न में कार्यक्रमों ने भी संक्रमण दर को रफ्तार से बढ़ाया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कानपुर आईआईटी के विशेषज्ञों ने माना है और ये दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर फरवरी में पीक पर होगी। फरवरी में रोज 8 लाख मरीज आ सकते हैं। गणितीय आंकड़ों के मुताबिक वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का मानना है कि इस दौरान मुंबई में रोज 30 से 60 हजार और दिल्ली में पीक के दौरान 35 से 70 हजार तक केस आ जाएंगे। इस दौरान पीक के समय देश में संक्रमित होने वालों की तुलना में 1.5 लाख बेड की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इससे पहले प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा था कि पीक के दौरान रोज देश में 2 लाख केस तक आएंगे। इसके लिए अभी तक सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन भी तेजी से हो रहा है। शुक्रवार तक कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार पहुंच गया है। इधर किशोरों को भी वैक्सीन तेजी से लग रही है। इस बीच लापरवाही भी कम नहीं है। चुनावी रैलियां हैं तो सार्वजनिक जगहों पर भी कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। सवाल है कि क्या देश में तीसरी लहर आ गई है? क्या होगा तीसरी लहर का स्वरूप और कैसे इससे निपटा जाएगा? इसी पर फोकस करेंगे आज हम और पड़ताल करेंगे आज इसी खास पेशकश में। तो हमारे साथ आज इस पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर एम वली, लगातार चर्चाएं हम कर रहे थे, तीसरी लहर को लेकर भी ये कई बार संकेत मिले कि आने वाली है, लेकिन कई बार हमें लगा कि शायद वो समय बीत गया है और इसलिए निश्चिंत हम हो गए थे कि देखिए अब सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, अब तीसरी लहर नहीं आने वाली। लोग निश्चित हो गए थे। निश्चिंतता की वजह से ही हम हालात देख रहे हैं। अब दिल्ली में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ चुकी है, कहीं पर लॉकडाउन लगाने की नौबत आ चुकी है। तीसरी लहर को लेकर सर जो भी शोध हो रहा है, जो भी जानकारियां मिल रही हैं, आपसे स्पष्ट शब्दों में समझना चाहेंगे कि वाकई में पीक की स्थिति आ चुकी है भारत में अब? देखिए, आप बहुत ही नरम शब्दों में अपना वर्णन कर रही हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। जो मैंने कर्फ्यू के बाद के नज़ारे देखे, रात के देखे, सुनसान दिल्ली देखी और लोगों के अंदर अभी भी बाहर निकलने का उत्साह देख रहा हूँ, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, सुसाइडल है। अपने में एक बहुत ही एक घटिया मिसाल है कि हम किस तरह से अपनी और अपनी जिंदगी की केयर कर रहे हैं। किस तरह से हम एक अपने अनजान दुश्मन से, जिसके लिए हमारे पास हथियार नहीं है, उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
निहत्थे है उससे हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरह से हम एक तरफ तो कह रहे हैं हमारे 150 करोड़ टीके हो गए और दूसरी तरफ हमारे जो आंकड़े कोरोना के आ रहे हैं और अब तो उसमें मौत का आंकड़ा भी जुड़ गया है, जो कि बहुत दुखदाई है। एक भी हो, दो भी हो, तो अब तक जो हम बात कर रहे थे कि ये कोरोना ज्यादा भयावह नहीं है, ये बिल्कुल मैं तो शुरू से ही कह रहा था ये माइल्डर देन डेल्टा है, माइल्ड नहीं है। अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और उसने अपनी अब असली हालत दिखानी शुरू कर दी है। और हम अगर विदेशों की बात करते हैं तो ये आंकड़े और भी भयावह हो जाते हैं। तो हम लोग तो पाबंदी से इस बात को कह रहे थे और तीसरी लहर हमने बहुत पहले ही कह दिया था। अब लहर की तो जो है स्वरूप पीक की बात करनी चाहिए। तीसरी लहर तो चली रही है, पीक उसका कब आएगा, 10 दिन में, 12 दिन में, जो मैंने शुरू में कहा था और डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, तो ये न्यू ईयर से 2 वीक के बाद का हमारा अंदाजा था कि बहुत केसेस बढ़ जाएंगे और वो दिख रहा है। जिस तरह से आपने भी बताया संक्रमण दर इतनी तेजी से बढ़ रही है और जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट इसकी बढ़ी है और ये उन केसेस पे डिपेंडेंट है जो हमने टेस्ट किए जी। टोटल केसेस तो इससे कहीं ज्यादा हैं और हम टेस्टिंग, अब हमने टेस्टिंग से भी हाथ उठा लिए। तो अब हमारे पास 2 बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे रह गए। एक तो बहुत क्लियरली मास्किंग के बारे में हमको सोचना है, उसकी एक राष्ट्रीय स्तर पे पॉलिसी बनानी पड़ेगी और ये कपड़े वपड़े के रंगीन मास्क, फैशनेबल मास्क और ये जो मैचिंग मास्क और ये मास्क आधा खुला मास्क और ये सब नहीं चलेगा। इवन सर्जिकल मास्क भी नहीं चलेगा। तो वी हैव टू हैव ए नेशनल मास्किंग पॉलिसी विद एडिक्वेट, एप्रोप्रिएट N95 मास्क। नहीं है तो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करे उसको, उसके वेंडर बनाएं, उसके जो है उसकी वेंडिंग मशीन लगाएं। नहीं तो ये बहुत काबू से बाहर है हालत ये, और नए वेरिएंट्स की भी सुगबुगाहट है इसमें। तो सबको अगर हम जोड़ के देखें तो एक तो हमारे पास एक नेशनल मास्किंग पॉलिसी होनी चाहिए और एक हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि हमको टीकाकरण में बहुत तेजी करनी चाहिए। और तीसरा जो है नेशनल जो है लेवल पे हमको ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से लोगों को घर घर जाकर टीका लगा दें जो टीके नहीं लगवा रहे हैं। और ये सब चीजें IIT वाले हों, कोई भी हों, कोई भी ज्योतिषाचार्य इसकी घोषणा उद्घोषणा इसका आकलन नहीं कर सकता। ये बहुत ही घटिया वायरस है। और अभी जब आप बता रही थी कोविड-19 बोला ना आपने, तो मैंने उसको अपने मनी मन 9 और 1 को जोड़ दिया, तो ये 10 नंबरी वायरस है। प्रधानमंत्री जी ने तो इसको बहुत पहले ही कह दिया था बहरूपिया वायरस है। तो ये इसका अपने, हम बार बार यही कह रहे हैं ना पूजा जी कि अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ये सही बात यही तो डॉक्टर एमवली, हम इसको माइल्ड फॉर्म में ले गए। हमने खासतौर पर ओमिक्रॉन को संज्ञा दे दी कि देखिए लाइट जो है वो खांसी जुकाम होगा, गला खराब होगा, मतलब हल्के जो है इसमें आपको कुछ इफेक्ट्स नजर आने वाले हैं और इसी वजह से आज हालात हम देख रहे हैं। इसीलिए हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो हम लेकर चल रहे थे पहले से, जो हम सोच रहे थे कि माइल्ड है या फिर सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम है, क्या डॉक्टर अंशुमन सिर्फ इसी कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है? तीसरी लहर अब आ गई है लेकिन इसका जो स्वरूप है वो कैसा और कैसे निपट सकते हैं हम? बिल्कुल पूछा। आप याद कीजिए जब ओमिक्रॉन का फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था, वली साहब मैं दोनों आपके चैनल पे आपके एंकर थी, जब हमने कहा था कि इसको लाइटली मत लीजिए, लेकिन भारत के लोगों ने पसंदीदा कथन क्या उठाया कि ये खतरनाक नहीं है, क्योंकि उनके मनपसंद की बात अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम चीजें कर लेते हैं जी। ये नहीं सोचा कि ये कोरोना वायरस ही है, कोई नया नहीं है। ओमिक्रॉन एक नाम दिया है सर्टेन म्यूटेशन के लिए और इतने म्यूटेशन होने के बावजूद इसको आप लाइटली सिर्फ इसलिए ले रहे थे कि रेप्लिकेशन। डॉक्टर अंशुमान आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से आपसे जुड़ूंगी, फिर से जुड़ती हूँ आपसे। डॉक्टर एमवली से यहाँ पर जवाब लेना चाहूंगी। सर, अब जैसे जिक्र किया और आप दोनों खास मेहमान तो हमारे साथ जुड़कर हम बार बार इस बात को लेकर कह रहे थे कि एहतियात बरतना है, अलर्ट बरतना है। शादियां हो गई बहुत सारी, शादी समारोह का सीजन गया, वेडिंग सीजन के बाद फेस्टिवल मोड में लोग चले गए। फेस्टिवल जो है सबने देखे, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर हर पार्टी एंजॉय की। अब उस एंजॉयमेंट का खामियाजा भुगत रहे हैं।
दिल्ली में तो लॉकडाउन, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है, तमाम राज्यों की स्थिति क्या होने वाली है? जी पूजा, ये सब हो रहा है और ये बिल्कुल नाजायज है और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और ये हम लोगों के हित में नहीं है। हमारा जो देश इतना बड़ा है और उस बड़े देश में रिसोर्सेज वही हैं जो पहले थे। ये जो एक्स्ट्रा बेड, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए हैं, ये बिल्कुल मतलब अप्रत्याशित नंबर्स के लिए है ही नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड नंबर्स के लिए है ही नहीं। तो ये तो बहुत ही खतरे की बात हो सकती है और किस समय क्या होगा और उस समय फिर कहाँ से हम लाएंगे बेड्स, कहाँ से लाएंगे। बच्चों के लिए मैं खास तौर से चिंतित हूँ। आज के मुद्दे में मैं दो बातें आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा। गांवों के लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। देखिए, गांव में सबके पास अब टीवी है, फोन है, इंटरनेट है और बहुत सी सुविधाएं हैं जो शहरों में है। तो अब आजकल हम उनको अर्बनाइज्ड विलेजेस कहते हैं। तो गांवों के लोगों पे भी ध्यान देना है, गांव के बच्चों पे ध्यान देना है, गांव के बच्चों के टीकाकरण पे ध्यान देना है। अर्बन तो देखिए ज्यादा है, अर्बन एरिया में ट्रेवल की वजह से ज्यादा है और एक ही फ्लाइट हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है, जो अमृतसर को चार्टर्ड फ्लाइट आई थी इटली से और उसमें पहले 120 बताए गए थे और कल 150 बताए गए हैं संक्रमित यात्री। तो जब इतनी बड़ी तादाद में हम बीमारी को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका समाधान भी हमारे ही पास होना चाहिए, नहीं तो ये तो फैल जाएगा। स्ट्रिक्टनेस जो ट्रेवल के लोग हैं उनके लिए, जो बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग, उनका आइसोलेशन, उनको क्वारंटीन में भेजना, इसको कौन सुपरवाइज करेगा इतनी बड़ी तादाद को? ये मेरे लिए एक बहुत ही परेशान कुन एक चीज हो जाती है जब मैं सोचता हूँ। लोगों की दयानतदारी, ईमानदारी एक तरफ है, ठीक है, वो अपने को आइसोलेट करेंगे, अपने हित में करेंगे, हमारे हित में करेंगे, आपके हित में करेंगे, लेकिन उसको सुपरवाइज कौन करेगा? बिल्कुल। टीका है, टीका अब और भी आने हैं। नेजल वैक्सीन की बात प्रधानमंत्री जी ने कर दी है, और भी टीके आने वाले हैं, और भी वैक्स वगैरह। तो ये सब चीजें बहुत बड़े स्तर पर होनी है। हमको इस समय वो देखना था, न कि हमें बढ़ती हुई तादाद ओमिक्रॉन की देखनी थी। ये बड़ी एक भयावह विषय है और इस पे जो है चिंता हम सब बैठ के एक साथ करनी चाहिए और ये तंत्र को भी करनी चाहिए और हम लोगों को भी करनी चाहिए। और बहुत ही मैं उत्सुक हूँ अभी अपने दोस्त के विचार जानने के लिए। हो सकता है उनका नेट कनेक्शन सेट हो गया हो, तो उनसे भी और हम दोनों मिलके जो आपके चैनल के थ्रू जो बोलते हैं वो बड़ा फ्रैंक और फेयर डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए डॉक्टर एम वली, इसीलिए कोशिश यही रहती है कि जनता तक वो सीधे शब्दों में संदेश पहुंचे, ये ना किसी भ्रम में ना रहे आम जनता। अगर कुछ चीज गलत है, डराने वाली है या चिंताजनक है तो उसको आम लोगों को समझना होगा और उन्हीं कड़े शब्दों में समझना होगा। डॉक्टर अंशुमान, आप जुड़ चुके हैं, आप अपनी बात कहिए। जी, तो मैं ये कह रहा था, मन पसंदीदा कथन आपने बना लिया, लेकिन वली साहब ने सही पॉइंट आउट किया। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तनकीन करी हो ही बेगही नाज। तो सचिव, सेक्रेटरी और वैद्य मतलब डॉक्टर, इन सबको प्रिय बोलने के लिए नहीं होना चाहिए। सत्य बोलिए, सत्य कटु हो तो बताइए। तो सत्य हमने बोला था, आपके सामने आज दिख गया क्या हो रहा है। वैक्सीन वेलोसिटी की बात हमने जब कही थी कि रफ्तार बढ़ा लीजिए, क्योंकि जब नए म्यूटेशंस आएंगे तो आपके पास बूस्टर डोज के लिए कैपेसिटी तैयार हो जाए। वैक्सीन वेलोसिटी इतनी नहीं बढ़ी कि सब लोग जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उनका हो जाए, बच्चे में वैक्सीन रोल आउट करने में देर हुई। तो कमी जहां जहां हो रही है, आप अभी फिर से क्या कर रहे हैं? बेड की जब जरूरत कम पड़ रही है, फिर भी आपने क्या किया है? पिछले साल से क्या सीखा गवर्नेंस ने कि अभी भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को आप कोविड सेंटर में तब्दील कर रहे हैं। क्या जरूरत है भाई? कोविड के इलाज की जानकारी अब आपके पास नहीं है। डॉक्टर अंशुमन, आज की ही खबर है, मैं आपको बीच में रोककर यही बोलना चाहूंगी, आज ही की खबर है कि दिल्ली में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इमरजेंसी वहां पर रोक दी गई है। साथ ही साथ जो अगर ऑपरेशंस के जो लोग हैं उनके ऑपरेशंस को डिले कर दिया गया है। टोटली जो है अब फिर से वही ध्यान, और इससे जो नेग्लिजेंस होगा बाकी के मरीजों का, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। बिल्कुल, इसको मैं कहता हूं गॉड गवर्नेंस, राम भरोसे। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है आपकी नीति निर्धारण की रफ्तार कोरोना की रफ्तार से तेज होनी चाहिए, तभी आप इस पे काबू पा सकेंगे। कई कंट्री ने किया है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन चाहिए कौन? सलाहकार, उत्तम लोग हों, क्योंकि सरकार मतलब नेता जो चुन के जाते हैं वो मेडिकल के डॉक्टर नहीं होते हैं। जी, बिल्कुल। तो उनको मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कह के उनको खुश करने के बाद हताहत जब हमारी जनता होती है, कितना बुरा लगता है। जो डॉक्टर बली साहब समझ सकते हैं हमारे लिए एक एक जान इंपॉर्टेंट है, कितना बुरा लगता है। जो चीज हम रोक सकते थे उसको नहीं रोकते हैं, बुरा लगता है। इसलिए दर्शकों से ही मैं गुजारिश करूंगा,
आपका जीवन है। आर्टिकल 21 भी कहता है राइट टू लाइफ। अपने अधिकार को अपने हाथ में लीजिए, मत छोड़िए नेताओं के हाथ में, जीवन चला जाएगा आपका। बच्चों पर भी फोकस करने की इस वक्त आवश्यकता है। बच्चों को वैक्सीनेट हम जल्द से जल्द करें, क्योंकि खतरा सिर्फ बड़ों को या बुजुर्गों को नहीं है। हमने देखा पिछले दूसरी लहर में भी कि युवा अवस्था बहुत ज्यादा संख्या में उनकी मौतें भी हुई हैं, उनमें भी संक्रमण पाया गया है। और साथ ही साथ अब जो कुछ किशोर हैं हमारे वयस्क के साथ, उनको भी जल्द से जल्द टीका लगे ताकि कम जो खतरा है वो कम हो सके। उनको बिल्कुल आगे आना है, उनको उत्साह से आगे आना है। और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख को ये रोल आउट हो जाएगा एल्डरली वाला, और इसके बाद फिर हमारे पास टीके होंगे, उसका संज्ञान ले लेगी भारत सरकार। और छोटे 12 साल के जो बच्चे हैं 12 से 15, उनके लिए भी हो जाएगा। तो इसमें मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि गाँव में भी टीकाकरण साइमल्टेनियसली हो, क्योंकि ये पहले तो शहरों में आता है कोरोना, फिर गाँव में आता है। अभी भी जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा हमको पहले से आगे चलना है, तो हम अभी गाँव की फिक्र कर सकते हैं। तो इस समय हम अपने गाँव के बच्चों को बचा सकते हैं। और ये सच्ची बात है कि गाँव में भी पिछली बार कोरोना का संक्रमण बहुत जबरदस्त हुआ था, डाटा हमारे पास नहीं आया था। तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो तमाम एजेंसियां हैं वो एकजुट होकर काम तो कर रही हैं, उसका संज्ञान ले रही हैं। जो जो इस समय की जरूरत है उसको भी वो आगे बढ़ के हाथ में ले रही हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि क्लिनिकल रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन असेसमेंट करके कि इस समय की क्या क्या जरूरतें हैं, उसका अच्छे हाई लेवल पे संज्ञान लेके और उसके बारे में सोचा जाए और बच्चों को बहुत जल्दी टीकाकरण किया जाए। और इसके साथ साथ लोग अब बूस्टर डोज की डिमांड कर रहे हैं, और वो बूस्टर डोज भी अब और लोगों को भी लगनी चाहिए, उसका भी संज्ञान। मेरे ख्याल से दोनों चीजें अगर हो जाएंगी तो कुछ हद तक हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं। और दूसरा, मास्किंग के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हो रहा हूँ कि लोग मास्क जो है खानापुरी के तौर पे न लगाएं, मास्क को सिंसियरली N95 अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाएं। और आजकल वॉशेबल मास्क आ रहे हैं, अगर थोड़ा महंगा भी मिल रहा है तो उसको आप 3 दिन लगा के फिर वॉश करिए। फिर उसको जो घर में रखने की आयरन होती है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, उससे आप उसको क्रीज कर लीजिए, उसको स्टरलाइज भी हो जाएगा वो गर्म होके, और उसको लगाइए। सर्जिकल मास्क और कपड़े का मास्क और फैंसी मास्क, इसका कोई रोल नहीं है। और बच्चों को भी जो बाहर है अभी मत ले जाइए। और ये जो मैं देख रहा हूँ कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा इससे, जो वीकेंड कर्फ्यू है इससे इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, लेकिन इसमें उसको भी डिफाई नहीं करने की सोचिए। छोटे छोटे बहानों से या मेडिकल बनवा के या कोई अपना ID दिखा के उसको आप डिफाई मत करिए। ये आपको मौका मिला है बचाने का अपने को कोरोना से, तो इसलिए होम क्वारंटीन टाइप का अपने को बिहेव करिए कि जैसे आप होम क्वारंटीन में हो, पॉजिटिव रहिए और अपने को बचा के रखिए। और ये आपने अहम जानकारी दी है कि फर्क इससे जो पड़ेगा, बाकी के राज्य भी क्या यही कदम उठाने वाले हैं। डॉक्टर अंशुमान, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू पहले लगा और अब लॉकडाउन जो है पूरी तरह से लग गया है। स्थिति आपको क्या लग रही है, इससे आने वाले समय में थोड़ी कुछ सुधरेगी? क्योंकि मेट्रो का हाल हम देख रहे हैं, मेट्रो में 100% कर दिया गया है लोगों को, और जितनी मर्जी अनाउंसमेंट हो जाए मेट्रो के अंदर कि आप खड़े होके जो है सफर मत कीजिए, सिर्फ सिटिंग अलाउड है, बावजूद उसके ना तो वो जागरूकता दिख रही है लोगों में भी और ना ही उतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नजर आ रही है विभाग की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जब भी आप गैदरिंग की जगह जाएं, मास्क ही आपका प्रोटेक्टिव मेथड होगा। आप हाफ कैपेसिटी में मेट्रो चलाएं, फुल कैपेसिटी में मेट्रो चलाएं। जब वायरस एयरबॉर्न है, ड्रॉपलेट इसके हवा में सस्पेंडेड हैं, तो 10 मीटर के आसपास कोई भी संक्रमित व्यक्ति होगा तो आपके पास ही आएगा। आपने मास्क लगा लिया है तभी आप बचेंगे। तो अभी स्थिति ये है, ओमिक्रॉन एनीवेयर, ओमिक्रॉन एवरीवेयर, सेम अप्लाई होता है कोरोना के लिए। तो अब आपके कंट्री में म्यूटेटेड स्ट्रेन मौजूद है। आप ये मत सोचिए कि कहीं जाएंगे आप तो बेहतर क्या है, 100 प्रतिबंध, लॉकडाउन, कर्फ्यू, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। 100 प्रतिबंध लगाएं। सोशल वैक्सीन जो आपकी डिस्टेंसिंग हो गई और मास्क, और बायोलॉजिकल वैक्सीन जो आपका प्रॉपर वैक्सीन है। जो वैक्सीन हेजिटेंसी में आज तक पीड़ित है उनसे गुजारिश करूंगा कि जाइए वैक्सीन लगवाइए, नहीं तो फिर वही डायलॉग आप पे काम करेगा, प्यार से डर लगता है साहब, थप्पड़ से नहीं। तो कोरोना जब होगा ज्यादा तकलीफ होगी आपको, वैक्सीन में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो यही 3-4 स्टेप्स आज भी कारगर हैं, जो पिछले साल सत्य था, आज भी वही तथ्य सत्य साबित हो रहा है। कुछ भी इसमें नया नहीं करना है।
बिल्कुल, और बड़े स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर अंशुमान आपने समझा दिया है, और कोशिश भी हमारी यही है कि देखिए लोगों को सीधे तौर पर ये हम बताएं कि आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है। पहले हम बोल रहे थे कि आपको पैनिक नहीं होना है, ओमिक्रॉन को लेकर ज्यादा चिंता नहीं आपको करनी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो कहने की और वो कड़े शब्दों की जरूरत आ गई है कि आपको अब डरने की, भय में जीने की और साथ ही घरों में रहने की शुरुआत कर देनी चाहिए, वरना बहुत देरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़कर आपने चर्चा की और विस्तार से समझाया भी कि तीसरी लहर की आहट जो सामने आ गई है, पीक पर नजर आ रही है, ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।